तो अप टू ऑक्सीडेशन स्टेट तक पढ़े थे। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा कुछ पिरामिड जैसा बन रहा था रेगुलर, बीच वाले ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे थे। वो आजू बाजू पढ़ लेना आप, वो दिख जाएगा, वो सब रीड कर लेना, वो सब समझ में आ जाएगा। डेंसिटी देखा जाए तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने के पीछे जो रीज़न है वो ये भी समझ सकते हो आप कि इनका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम होता है, क्योंकि साइज एटम्स की थोड़ी छोटी छोटी होती है। कुछ एलिमेंट्स तो इतनी ज़्यादा डेंसिटी वाले होते हैं कि ऑस्मियम जैसा है, शायद ऑस्मियम और इरिडियम ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, Hg भी काफ़ी डेंस है, 13.6 लगभग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका डेंसिटी आता है। अब ऑस्मियम वगैरह इतने हैं कि यहाँ पर अगर 30 सेंटीमीटर का आप एक फुटबॉल इमेजिन करो, 30 सेंटीमीटर डायमीटर, कितना होता है इतना डायमीटर, इतना बड़ा फुटबॉल, एक जिम बॉल जैसा, तो उसका वेट कितना होगा पता है? अगर हम ऑस्मियम से बना दें तो उसका वेट लगभग 350 किलो होगा, ठीक। तो इससे समझ लो कि कितना ज़्यादा डेंस होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वही सब बातें कि डेंसिटी बहुत हाई होती है। देखो ये सब पढ़ाने की नहीं है, ये बात आप रीड करोगे खुद समझ आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। द डेंसिटी ऑफ सेकेंड रो आर हाई एंड थर्ड रो आर इवन हायर and the two elements of highest densities are given there 22.57 and 22.61। मैंने आपको उसके लिए बताया स्कैंडियम के, सॉरी मर्क्यूरी उसने बोला, तो मर्क्यूरी का लगभग 13 के आसपास है, शायद 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग ऐसा है। ये 22 और कुछ ऐसा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इफ़ यू वांट टू गेट सम फील अबाउट इट, so if you make a football of 30 centimeter diameter, it would weigh around 320 kg, almost 1/3 a ton। तो डेंसिटी की कुछ बात है। फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसी होगी, हाई ही होगी। एक्सेप्शंस कहीं कहीं आ जाएगा बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर्स की वजह से, जिसके बारे में पढ़ना नहीं है, तो कहीं कहीं एक्सेप्शंस आ सकते हैं। बट देखिए स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। Melting and boiling points of these elements are generally very high and transition elements typically melt above 1000 degree. 10 metals melt above 2000 degree Celsius and 3 metals melt above 300 degree Celsius। TA, टंगस्टन और Re ये 3 एलिमेंट्स हैं जो 3000 डिग्री के ऊपर। टंगस्टन तो सुने भी होगे, फिलामेंट में यूज़ होता है कहाँ कहाँ, ठीक है, पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ सिल्वर और लैंथनम है जो 1000 डिग्री से जस्ट थोड़े नीचे है। एंड अदर नोटेबल एक्सेप्शंस आर जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। देख लो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यहाँ भी ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज से क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट से थोड़ा सा दूर रखा गया है। और सिल्वर भी देखो थोड़ा सा कम ही है। सिल्वर भी मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Ag+1 है, बट उसमें वो D10 कॉन्फ़िगरेशन ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट एक और इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज Ag+3। आपने कोई कंपाउंड अभी देखा नहीं होगा Ag+3 का, आज देखोगे एक आग शायद आएगा तो, ठीक। Ag+3 का कोई कंपाउंड नहीं देखा होगा अभी तक। अब ये देख लेना यार, मेल्टिंग पॉइंट का टेबल दिया हुआ है, और मेल्टिंग पॉइंट के पीछे थोड़ा बहुत रीज़न यही दिया जाता है कि भाई जितनी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और मेटालिक बॉन्डिंग कैसे, किस पे डिपेंड करती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, उसके बाद पेयरिंग होने लगेगी तो थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए, बीच बात में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आ सकता है उससे। हाँ, तो ये देखो मैक्सिमा इन द रिस्पेक्टिव सीरीज, मैक्सिमा बीच में कहीं है, और फिर इधर आसपास क्या है, मिनिमा इन द रिस्पेक्टिव सीरीज। तो बढ़ा है, कम हुआ है, कुछ इस तरह का ट्रेंड है। एनसीईआरटी में भी देखोगे दिख जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, कलर वगैरह जो है, ये सब ये कलर्स हैं कुछ आयंस के, आप ये याद कर सकते हैं। वैसे इसमें से ज़्यादातर कलर्स आपने कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ लिए हैं, बट फिर भी ये कुछ आयंस के कलर हैं, ये याद कर लीजिएगा।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन कम्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये कैटलिस्ट होते हैं। और कैटलिस्ट होने के पीछे रीज़न पूछा जाता है कि क्या रीज़न है कैटलिस्ट होने के पीछे, तो क्या रीज़न आप चिपका सकते हैं, बता दीजिए एक बार, क्या रीज़न चिपकाते हैं कि वाई इट बिहेव्स एज अ गुड कैटलिस्ट। तो इसका एक रीज़न चिपकाया जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक रीज़न चिपका दिया जाता है। कैसे कैसे फिट हो रहा है ये रीज़न, अजीब सी बात है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से कैटलिस्ट का क्या लेना देना, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से कैटलिस्ट का क्या लेना देना। अबे टाइम पे आया करना बे। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या लेना देना, तो देखो ऐसा बोला जाता है कि आपने उसमें पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, वो केमिकल काइनेटिक्स में, विदाउट कैटलिस्ट एक अलग रास्ता हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा था, एनर्जी प्रोफाइल, विदाउट कैटलिस्ट ऐसा रास्ता हो जाता। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है इसको कह देते हैं सरफेस कॉम्प्लेक्स, ठीक, ये सरफेस कॉम्प्लेक्स है। और सरफेस कॉम्प्लेक्स किसके साथ बना रहा है, वो कैटलिस्ट के साथ, जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट के साथ क्या बना रहा है, सरफेस कॉम्प्लेक्स। ऐसे सोच लो कि सरफेस कॉम्प्लेक्स बनाएगा तभी रिएक्शन आगे जो है वो प्रोसीड कर पाएगा विद कैटलिस्ट। अब जो रिएक्टेंट है, आप कैसा कैटलिस्ट चाहोगे, अब रिएक्टेंट तो बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उनकी डिमांड अलग अलग हो सकती है। तो कैटलिस्ट को ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ फ्लेक्सिबल हो। ये बोल रहा है कि भाई देखो मैं सरफेस कॉम्प्लेक्स तब बनाऊंगा जब तुम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करोगे। तो फिर ये बोल रहा है ठीक है हम तैयार हैं। ये बोल रहा है ऐसा अब सरफेस कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो इमेजिनरी है, ठीक है, वो हम नहीं बनाएंगे कि ऐसा सरफेस कॉम्प्लेक्स होता है, वो इमेजिनरी है, ऐसा एक हाइपोथेसिस है कि भाई ऐसा होता होगा, ठीक है। उसके बाद अब कोई बोल रहा है नहीं मैं तो +3 ही शो कर पाऊंगा, और एक कैटलिस्ट ऐसा है जो बोल रहा है मैं 2, 3, 4, 5 सभी शो कर सकता हूं। तो अलग अलग तरह के सरफेस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो तैयार है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज बेटर शो कौन करेगा, जो अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करे, ऐसा एक रीजन इसका बोलते हैं। तो यहां पर अब क्या बोला हुआ है, ये अलग अलग कैटलिस्ट है और ये दिया हुआ है कहां कहां यूज होते हैं। तो ये लिस्ट भी आपको एक बार पढ़नी होगी, ये लिस्ट भी आपको एक बार पढ़नी होगी कि कौन सा कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है। ये कोई डी ब्लॉक केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं है, एक जनरल टेबल है, पूरी केमिस्ट्री में आएगा, कंप्लीट ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे। जैसे ये वैकर प्रोसेस पढ़े होगे, वैकर प्रोसेस लिखवाया होगा। उसके बाद अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये पॉलीमर में पढ़ोगे, TiCl3 पॉलीथीन बनाने में यूज होता है वगैरह वगैरह। ये कुछ पढ़ाने का नहीं है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं खुद से, और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलिए अब ये आया नॉन स्टोइक्योमेट्री, याद आ रहा है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स, ये कहाँ पे पढ़े थे हम, मोल कॉन्सेप्ट में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट जैसे ये Fe जो है ये Fe.94O, और ये ऐसा क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक, इट इज ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके डिटेल के लिए हमको सॉलिड स्टेट पढ़ना होता है। तो दिस इज ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, जड़ क्या था इसके पीछे का, क्या था, क्यों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ये दिखा रहे होते हैं, गैप नहीं था, इसका भी रीजन वही था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कैसे देखिए, जैसे सपोज करिए फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है Fe+2O2-, 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 ये फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है। अब क्या है कि Fe के पास एक टेंडेंसी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की, मतलब फेरस जो है वो फेरिक भी बन सकता है। तो एरियल ऑक्सीडेशन करके उसके कुछ आयोन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फेरिक में। तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो कुछ Fe+3 में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, एक ये और एक ये, एक सैंपल लिया हूं छोटा सा, तो इसमें से 2 आयंस Fe के किस में कन्वर्ट हो गए, Fe+3 में कन्वर्ट हो गए। तो
क्या अब ये लैटिस सही है? अभी ऐसा लिखना ठीक है? कोई दिक्कत आ जाएगा? क्या दिक्कत आएगी? चार्ज का दिक्कत आ जाएगा। अब ये लैटिस चार्ज्ड हो गया, जो कि रूल के खिलाफ है। कभी भी कोई लैटिस चार्ज्ड नहीं होना चाहिए। तो जब दो आयंस Fe के Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो गए, तो अब +2 का एक्सेस चार्ज डेवलप हो गया है, क्योंकि +1 इधर हो गया, +1 इधर हो गया, +2 का एक्सेस चार्ज डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से एक फेरस आयन को गायब होना पड़ेगा ऐसे। तो फेरस आयंस क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो फेरस आयंस जब गायब हो गए, और फेरस आयंस, देखो ये भी एक थॉट है, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा किसी ने देखा नहीं है कि वो ऐसा हो गया फिर वो ऑक्सीडाइज होके उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। बट इन फॉर्मूलाज को समझाने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है। तो इससे क्या हुआ कि Fe का जो रेशियो था पहले कैसा था? Fe और O का रेशियो कैसा था? 1:1। लेकिन अब वो 1:1 नहीं है। अब Fe क्या हो गया? 1 से थोड़ा कम हो गया। तो जितने Fe Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होंगे, Fe उतना ही कम होता जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, 0.94 जैसा कोई क्रिस्टल पाया गया है, कहीं कहीं 0.84 क्रिस्टल पाया गया। तो ये दो तरह के क्रिस्टल्स पाए गए। ये हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो इस तरह से देख सकते हैं कुछ कुछ कंपाउंड है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। आप एक तरह का और कंपाउंड यहां पर देखोगे जो शायद इस किताब में नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आप पाओगे, उसको भी लिख लेंगे आप लोग। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी ये बनाते हैं। कैसे कंपाउंड? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अलग अलग हैं दोनों, दोनों में फर्क है। मैं आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के 2-3 एग्जांपल बता रहा हूं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं। इसका एग्जांपल है, देखो ऐसा Fe3H Mn4n TiC। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप भी दिखते हैं ये, VH.56 TiH 1.7। अभी इनको समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बताता हूं पहले। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, प्योर मेटल से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। that is higher than pure metal. दूसरा, they are very hard. They are very hard. Then they retain metallic conductivity. कंडक्टर होते हैं ये भी। They retain metallic conductivity and react नहीं करते। They are chemically inert. ये कुछ प्रॉपर्टीज इसकी नोटेबल हैं, नोट किया जा सकता है इनको। अब इसे बताओ मुझे कैसी बॉन्डिंग हुई होगी? कौन सी बॉन्डिंग है इसमें? आयनिक कोवेलेंट, कोई सी नहीं। कौन सा बॉन्ड हुआ है? जैसे FeO में हमने कहा, क्या कहा, कौन सा बॉन्ड था वहां पर? पीछे FeO में कौन सा बॉन्ड था? आयनिक लैटिस बोले ना बे, Fe+2O2-, तो क्रिस्टल लैटिस यही है ना। इसीलिए सॉलिड स्टेट सिलेबस से हट जाता है, तो फिर यही सब में दिक्कत होती है। साला पता ही नहीं है सॉलिड लैटिस क्या है। चलो, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है? Fe3H, तो H+ है तो Fe3-, ऐसा कुछ। या हाइड्राइड है मेटल के साथ तो H-, H3-। ये क्या है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मतलब ये एक्चुअली में आयरन का क्रिस्टल लैटिस था। आयरन का जो मेटालिक लैटिस होता है, BCC, FCC ऐसे मेटालिक लैटिस होते हैं,
उन लैटिसेस के बीच में छोटे छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं। और ट्रैप होने से बस वो अपनी साइज की वजह से ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जैसे Fe का जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, मान लीजिए इस तरह से कोई मेटल है जो कि एक BCC स्ट्रक्चर बना रहा है, और BCC स्ट्रक्चर मतलब जब मेटल्स किनारे हैं और एक बॉडी के बीच में, तो इसमें भी वॉइड्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो वो छोटे छोटे वॉइड्स में छोटे छोटे एटम्स घुस गए, यहाँ पर हाइड्रोजन घुस गया, यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन घुस गया, लाइक दिस। वो बहुत अनसर्टेन है, कहीं भी घुस सकता है। तो ये जब ऐसा घुस गया तो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला बनाया, सपोज मेटल M है और ये हाइड्रोजन तीनों जो है ना ये लैटिस के अंदर ही है मान लो, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि अच्छा मेटल तो 2 है, क्योंकि कॉर्नर वालों का 1/8 शेयरिंग होती है और बीच वाले का पूरा कंप्लीट मेटल के अंदर होता है, ये सॉलिड स्टेट की बातें। तो M2 और H3 है तो क्या बन गया H3, तो ऐसे करके फॉर्मूला बना दिए, M2H3 ऐसे फॉर्मूला बना दिए, ठीक है। यहाँ कोई आयनिक या फिर कोवेलेंट ऐसा कुछ बॉन्डिंग नहीं है। मेटालिक लैटिस में छोटे छोटे एटम्स क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कुछ कुछ तो इतने हार्ड हैं, इवन डायमंड के बराबर हार्डनेस के भी होते हैं कुछ, लाइक TiC बहुत हार्ड है। तो अब समझ लो Mn4n। अच्छा Ti 1.7 ये कैसे आया होगा, ऐसे ही आया होगा, है ना। अब आपको इसको सोचना है तो ऐसे सोच सकते हो कि भाई इसको कुछ, क्योंकि जब ऐसा डेसिमल्स में दिखता है ना तो लगता है ये क्या 1.7 का क्या मतलब है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कर लो। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक टाइटेनियम के लिए 1.7 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह से ट्रैप हुआ है, तो ये होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। एबंडेंस वगैरह जरूरी नहीं है, पढ़ लेना पड़ना। तो अब आता है मेन पोर्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक कंपाउंड्स। ये जो है सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। चलिए, तो सबसे पहले आता है क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो इनके प्रिपरेशन के तरीकों को हम देखेंगे, इनके प्रिपरेशन के तरीके को देखेंगे। तो देखते हैं एक एक करके, याद रखना है एक एक स्टेप इसका, प्रिपरेशन वगैरह का। रिएक्शंस बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। क्रोमाइट ओर को लिया जाता है FeCr2O4। जब आप यहां पर देखें तो Cr2O4 2- है एंड फेरस आयन है, और इसमें ऑक्सीजन डाला जा रहा है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन यूज किया जाता है जब भी कमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं हम किसी चीज का, तो ऑक्सीजन डाला जा रहा है अलोंग विथ बेस सोडियम कार्बोनेट। रेड हॉट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, 1000 से 1300 डिग्री तक इसको हीट किया जाता है क्रोमाइट ओर को। देन व्हाट वी गेट इज क्रोमेट, ये मिल रहा है हमको क्रोमेट आयन CrO4। ऑक्सीडाइज हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने इसको बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन दिया है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्रोमियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। और ऑक्सीजन से ये आयरन भी, आयरन ऑक्साइड 3 ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और कार्बोनेट से आपका CO2 निकल गया। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसके बाद इसको डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर। जब फिल्टर करेंगे तो आयरन का ऑक्साइड क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड क्या होता है भाई, वो तो इनसॉल्युबल होता है ना। तो जब आप उसमें पानी डालोगे तो वो पानी में रेसिड्यू के फॉर्म में अलग रहेगा, Fe2O3 रेसिड्यू के फॉर्म में अलग रहेगा, एंड ये क्या रहेगा, फिल्ट्रेट। सोडियम क्रोमेट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो फिल्ट्रेट के फॉर्म में ये बाहर आ गया। अब बताओ ये जो Na2CrO4 है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बीच में एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने आपको GIOC में। क्या बताए थे, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्या बताए थे कि जब मीडियम एसिडिक करो तो किस में कन्वर्ट होता है, डाइक्रोमेट, और बेसिक करो तो क्रोमेट। यहां पर मीडियम बेसिक थी, सोडियम कार्बोनेट डाला गया था, तो बेसिक थी तो क्या बना, क्रोमेट बना, क्रोमेट बना। और अभी हम इसमें क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। लाइम CaO इज एडेड विथ sodium carbonate which keeps the mass porous so that the air becomes accessible to all parts of the reaction mixture and prevents fusion. ठीक है, then chromate is converted to dichromate using sulfuric acid. Next reaction very important, acid डाला गया तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। और Na2Cr2O7 के बाद हमको बनाना क्या था,
K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर बनाना है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए अब एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाएगा। यहाँ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट increases up to 32 degrees Celsius and then decreases. Hence, a suitable temperature is to be employed to crystallize out Na2SO4 first. Then this is crystallized out at on evaporation. बात समझ गए? ये मिक्सचर है, तो अब हटाने का क्या तरीका है? सोडियम सल्फेट को बोला जा रहा है कि सॉल्युबल होता है और its solubility increases up to 32 डिग्री सेल्सियस and then decreases. ये इसकी प्रॉपर्टी है, 32 डिग्री तक ये सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो एक इसी तरह से कोई सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है जहां पर ये पहले क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज आउट, प्रेसिपिटेट होगा एक किसी टेम्परेचर पे जहां इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो ये प्रेसिपिटेट होके बाहर होता है और उसके बाद फिर इसको इवापरेट कर देते हैं पानी को, बचे हुए पानी को। तो नीचे जो है वो क्या बच जाता है, Na2Cr2O7। बचे हुए पानी को इवापरेट कर देते हैं तो नीचे Na2Cr2O7 बच जाता है। अब इसको KCl के साथ ट्रीट करते हैं और KCl के साथ K2Cr2O7 बन जाएगा। और K2Cr2O7 ऑल्दो आप बोलोगे दोनों ही सॉल्युबल हैं, हाँ दोनों ही सॉल्युबल है, काफ़ी बराबर की सॉल्युबिलिटी है, बट ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेस सॉल्युबल है। तो ये थोड़ा लेस सॉल्युबल है जिसकी वजह से इसको एक तरीका होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, उस तरीके से इसको हटा लिया जाता है। ठीक, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इसको हटा लिया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है तब आप फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की मदद से हटा सकते हैं। देखो स्टेटमेंट लिखा होगा, this both are water soluble and hence fractional crystallization is carried out. NaCl crystallizes out first and filtered off, then this is crystallized out further. तो अब ये तो इससे लेस सॉल्युबल था ही, और साथ ही साथ ये दोनों चीजें जो बनी है ये भी दोनों वाटर सॉल्युबल चीजें बनी है, ये भी दोनों वाटर सॉल्युबल चीजें बनी है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि NaCl को पहले क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर K2Cr2O7 को फिर फर्दर क्रिस्टलाइज आउट करते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन हुआ है और इन दोनों में सॉल्युबिलिटी आप चेक करना, इसकी कंपैरेटिवली कम है इसलिए रिएक्शन भी फॉरवर्ड गया और हमने इसको डबल डिकम्पोजिशन बोला, इसलिए डबल डिकम्पोजिशन बोला, तो सीधा रिएक्शन। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वैसे इसके टेस्ट वगैरह आप वहां पढ़ चुके हो, यहां कुछ ज्यादा आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एंड दिस सच एज सॉल्युबिलिटी एंड दिस। तो देखो जो Cr है सल्फर के साथ काफी सिमिलैरिटी शो करता है, सल्फर के साथ काफी सिमिलैरिटी शो करता है। अब इसका तर्क ये दिया जाता है कि इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रॉपर्टीज सेम होगा, बट यहां पर सिमिलैरिटी है। क्या क्या सिमिलैरिटी है देखिए, SO3 और CrO3 बोथ आर एसिडिक, ऑल्दो सल्फर और क्रोमियम एक नॉन मेटल है और एक मेटल है, बट फिर भी सिमिलैरिटी। बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड्स, यस। सल्फर सल्फेट और S2O7 2- ये आयन पढ़ा था आपने, पायरोसल्फेट और सल्फेट बनाता है। इसी तरह से क्रोमियम भी CrO4 2- देखिए रिजेंबलेंस, एंड Cr2O7 2-, ये सिमिलैरिटी हो गई। K2CrO4 K2SO4 आर आइसोमॉर्फस, स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है। देन SO2Cl2OH- डालने पर ये और CrO2Cl2OH- डालने पर ये कहां पढ़ा था आपने, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। जब आप OH- डालते थे सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता था, कुछ कलर आता था उसमें, येलोइश हो जाता था सॉल्यूशन आफ्टर पासिंग थ्रू NaOH CrO2Cl2। ठीक, उसके बाद कुछ सिमिलैरिटीज लिखी हुई है, दीज एंड दीज दोनों में जब आप OH- डालोगे दोनों सल्फेट और क्रोमेट में कन्वर्ट होते हैं। CrO3 एंड बीटा SO3 दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, CrO3 हो या फिर बीटा SO3 हो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक फॉर्म में रहते हैं CrO3 एंड बीटा SO3। हाँ
हाँ, कहाँ पर? अरे वो फिर अवेबिलिटी पर डिपेंड करता है। कमर्शियली जो काम ये कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा होशियार है ना, जो यहाँ बैठे हैं। उनको भी इतना तो दिख ही रहा होगा बे कि अच्छा यहाँ पर एन के जगह के ले लेते तो बन जाता। ये बातें तो पहले ही बता चुके हैं। कमर्शियली वो उससे ज़्यादा यील्ड आ रहा होगा, या फिर फिनेंशियल्स उसके ज़्यादा सही होंगे कि वो ज़्यादा अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है, उस हिसाब से। ऐसा थोड़ी ना भाई यहाँ लिख देने से हो जाएगा। हाँ, रिएक्शन अगर आ जाए कि वो यहाँ पर के ले लिया जाए तो यहाँ पर, अच्छा यहीं पर बोल रहे हो क्या, सोडियम की जगह पर पोटेशियम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा। ऑन पेपर भले बन जाएगा, बट वहाँ पर वो पोटेशियम डायरेक्ट यील्ड वील्ड का चक्कर होगा, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो वो तो सभी को पता है, वहाँ पोटेशियम ले लेंगे तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए पर मैंगनेट आयन पे आइए, मैंगनेट एंड पर मैंगनेट। सो ये MnO2 पाइरोलुसाइट ओर में KOH, देखो ये सब प्रिपरेशन के रिएक्शन है, जैसा है वैसा का वैसा ही याद करना है, इसमें अपने से कुछ इंप्रोवाइज नहीं करना है। KOH NaOH हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये ग्रीन मेल्ट ऑफ MnO4 2-, ये Mn+6 में था, मैंगनेट आयन बना है। और ये हाईली बेसिक मीडियम में बनता था, और वैसा ही कुछ मीडियम हमने प्रोवाइड किया है, क्योंकि हमने फ्यूज्ड NaOH KOH को यूज करा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंगनेट का ग्रीन मेल्ट बना, एंड देन मैंगनेट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस लिखे हुए हैं, देख लेंगे उसको। फिर इस ग्रीन मेल्ट में ठंडा पानी डाले और थोड़ा बेस डाले तो सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। फिर इवेपोरेट किए तो K2MnO4, और अगर NaOH यूज करके किया है तो ये Na2MnO4, ये थोड़ा सा क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। दोनों में बना हुआ वही है, एक K2MnO4 बना हुआ है और एक Na2MnO4 बना हुआ, लेकिन ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहता है। सोडियम के सॉल्ट्स थोड़े बहुत रहते ही हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ। एग्जाम्पल, सबसे सीधा एग्जाम्पल, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। तो सोडियम के सॉल्ट्स थोड़े क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहते ही हैं। अब द रिएक्शन इज फास्टर इन प्रेजेंस ऑफ दिस। अब ये ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, सिंपल। MnO2 ऑक्सीडाइज हो गया K2MnO4 में, अगेन MnO2 ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीडाइज करने वाला पोटेशियम नाइट्रेट है, और यहाँ पर क्लोरेट है। NO3- हो या ClO3- हो, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एनायंस होते थे, और ये ऑक्सीडाइजिंग एनायंस हैं, सो दे आर ऑक्सीडाइजिंग इट टू MnO4 2- एंड दे आर सेल्फ गेटिंग रेड्यूस्ड। किसमें किसमें रेड्यूस हो रहे हैं देख लीजिएगा। ठीक, फिर दूसरा एक मेथड दिया हुआ है, मैंगनेट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम KMnO4 व्हेन, मैंगनेट आयन की प्रिपरेशन बता रही है, व्हेन KMnO4 इज बॉइल्ड विथ कंसंट्रेटेड KOH। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपको ये प्रेडिक्टेबल भी है। अभी इतना पढ़ने के बाद ये सब प्रेडिक्टेबल है कि जब आप KMnO4 को बेस डाल के बॉइल कर रहे हो, समझ गए, तो जब आप मैंगनेट आयन में बेस डाल रहे हो तो किस में कन्वर्ट होने वाला है वो पर मैंगनेट में जब आप बेस डाल रहे हो तो मैंगनेट में कन्वर्ट होने वाला है K2MnO4 2-। डन। ध्यान रखेंगे इसमें एक ऑक्सीजन भी निकल रहा है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस इवोल्यूशन ध्यान रखेंगे, क्योंकि निकलेगा भी ऑक्सीजन, है ना, निकलना भी चाहिए, क्योंकि भाई Mn जो है तुम्हारा रेड्यूस हुआ है, देखो चेक करो, +7 से +6 में गया है, तो भाई कोई तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो अगर आप ऑक्सीजन नहीं लिख रहे हैं तो समझ जाना रिएक्शन कुछ गलत लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऑक्सीजन को यहां सरप्राइज नहीं है, कोई तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो ऑक्साइड आयन ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि H+ तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो ऑक्साइड आयन ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ऑक्साइड आयन निकलकर O2 बना सकता है। तो ये सरप्राइज नहीं है कि ऑक्सीजन निकल रहा है, बट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीजन का निकलना इंपॉर्टेंट है यहां पर।
अगली बात, जब आप K2MnO4 में पानी डाल देंगे तो K2MnO4 +6 में था, तो ये रिएक्शन भी पहले पढ़ा हुआ है। K2MnO4 ये डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जाम्पल में पढ़ाया होगा मैंने। तो K2MnO4 में जब आप पानी डालेंगे तो ये एक पर्पल कर देगा सोल्यूशन को और एक रेसिड्यू आ जाएगा इसमें ग्रीन डार्क ब्राउन कलर का, सॉरी MnO2 का। तो ये +6 से एक बार ऑक्सीडाइज +7 और यही एक बार रिड्यूस +4। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, पहले एग्जाम्पल्स में पढ़ा चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूं। देन दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। रिएक्शंस पे फोकस करो बस, अभी कौन कौन से रिएक्शंस आ रहे हैं। उसके बाद ऊपर कुछ और बात बोली गई है क्या, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन 1/3 ऑफ Mn इज लॉस्ट एज MnO2 बट व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय ईदर क्लोरीन और बाय O3 अनवांटेड MnO2 इज नॉट फॉर्म्ड। ये भी एक जरूरी पॉइंट है। तो दोनों में इसमें क्या हो रहा है, हम बनाना चाह रहे थे KMnO4 बट डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, तो बहुत सारा Mn जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी Mn हमको KMnO4 बना कर दे, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप उसको क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज कराइए। तो क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे तो Cl2 किस में कन्वर्ट होगा, Cl- में, और ये जो है +6 से जाएगा सीधे सीधे +7 में। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई सरप्राइज नहीं है इस रिएक्शन में। इसी तरह से जब आप ओजोन से कराएंगे तो ओजोन किस में रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन में। एक नेसेंट ऑक्सीजन हटा दिया जाता है, लेकिन है तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म और ये भी एलिमेंटल फॉर्म, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं समझ आता। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हियर इज एंड देयर इज, क्योंकि है दोनों एलिमेंटल स्टेट में, बट फिर भी जब O3 O2 में कन्वर्ट होता है तो हम बोलते हैं रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं समझ आएगा। O3 O2 में कन्वर्ट हुआ तो हम बोलते हैं रिड्यूस हुआ है, क्योंकि एक नेसेंट ऑक्सीजन का लॉस हुआ है। तो O3 हमेशा जब ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है वो O2 में कन्वर्ट होता है। और K2MnO4 +6 से +7। देखो अब ये सॉल्ट एनालिसिस और GIOC वगैरह पूरा पढ़ने के बाद ये रिएक्शंस उतने मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, आराम से याद हो जाएगा। मोस्टली चीजें रेडॉक्स ही हो रही हैं और KMnO4 वगैरह के बारे में पहले भी बहुत पढ़े हुए हो। अब आती है प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हुआ है, हैज बीन डिस्कस देयर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। बट कुछ रिएक्शंस यहां पर दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। It is not a primary standard since it is difficult to get in high degree of purity free from traces of MnO2। ये क्या बात हुई, It is not a primary standard, इसका क्या मतलब है, गुड। जब टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेंट यूज करते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी दो टाइट्रेंट पढ़ाए थे। क्या फर्क था सेकेंडरी टाइट्रेंट में और प्राइमरी टाइट्रेंट में, बताओ जल्दी से। ठीक है, सेकेंडरी टाइट्रेंट को पहले खुद हमको एस्टिमेट करना होता है बिफोर यूजिंग इट एज अ स्टैंडर्ड टाइट्रेंट। ठीक है, क्योंकि उसका जो है समय के साथ उसमें कंसंट्रेशंस क्या होती हैं, चेंज होते जाती हैं कुछ कुछ बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज। तो KMnO4 एक सेकेंडरी टाइट्रेंट का एग्जाम्पल हमने लिखा था। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें MnO2 की इम्प्योरिटीज आना बहुत आम बात है। कैसे आ रही है, लाइट और एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन अपने आप होता रहता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू बी रिमेंबर्ड, स्लोली रिड्यूस होता रहता है ये MnO2 में। ऑल्दो ये रिएक्शन बहुत स्लो है, आपको ऐसा तुरंत नहीं दिख जाएगा कि आपने सुबह रखा शाम को आपको ये रिएक्शन दिख गया, नहीं। आप नॉर्मली उसको एसिड के प्रेजेंस में रखेंगे, आफ्टर सम डेज यू विल गेट टू सी कि MnO2 का रेसिड्यू नीचे धीरे धीरे बन रहा है। तो ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में भी एक्टिवेट होता है और H+ आपके पास है तो बिल्कुल होगा। अब यहां पर आप बोलोगे कि कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज, कौन कर रहा है रिड्यूस, तो कौन कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर, अंदर ही बैठा हुआ है रिड्यूस करने वाला। देखो कौन, ऑक्साइड आयन। तो इसमें एक बात पक्की है कि कौन सा गैस निकलेगा, ऑक्सीजन निकलना प्रेडिक्टेबल है। देख निकल भी रहा है, ऑक्सीजन निकलना प्रेडिक्टेबल है। और ये Mn+7 से गया Mn+4। तो भाई ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो लंबे समय के बाद होता है। अब आ जाते हैं इधर एल्कलाइन मीडियम में। तो एल्कलाइन मीडियम में आपको पता है ये कन्वर्ट होता है MnO2 में। ठीक, ये कन्वर्ट होता है MnO2 में एल्कलाइन मीडियम में। और अगर
बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम हो तो किसमें, MnO4 2-। तो देखो रिएक्शंस इन्वॉल्व आर MnO4 माइनस MnO4 2- में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये MnO4 2- पानी पाकर किसमें अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया, MnO2 में। और अगर यही पानी नहीं पाता, पानी कब नहीं पाता, जब मीडियम कैसा होता, स्ट्रांगली बेसिक होता, तो फिर यहीं पर चीजें रुक जाती, यहीं पर चीजें रुक जाती। एग्जांपल्स देख लीजिए, MnO2 में ही कन्वर्ट हो रहा होगा कि MnO4 ये I-, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा I- नॉर्मली एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, जब एसिडिक मीडियम होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, अरे I- ऑक्सीडाइज होगा तो आपकी नजर में किस में जाना चाहिए, I2 में। तो यहां पर IO3- में चला गया। क्या ये प्रेडिक्ट कर सकते थे आप, कैसे, नहीं पता है, ठीक है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, IO3- में, शाबाश। ये भी GIOC में एक पॉइंट लिखाया था आपको कि कोई भी नॉन मेटल बेसिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाता, याद आया कुछ, डिसप्रपोर्शनेशन कर लेता है। तो I2 भी I- और IO3- में चला जाता है। तो आप शॉक से I2 बनाओ, लेकिन वो I2 जिंदा नहीं रह पाएगा, वो किस में चला जाएगा, I- और IO3-। तो इस वजह से बेसिक मीडियम में I2 लिखने की गलती नहीं करना है। कभी भी मीडियम बेसिक हो, कोई नॉन मेटल को एलिमेंटल फॉर्म में नहीं छोड़ना है, ठीक है। सल्फर भी वो हो जा रहा था, फास्फोरस भी हो रहा था, सभी लोग डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलो ये पहला रिएक्शन हुआ। अब ये तो चलो फॉर्मेट है, तो अब ये H2CO3 में जाएगा, तो CO3 और HCO3- जो भी ये निकल रहा है, MnO2 मिला। H2O2 है तो H2O में जाएगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, और MnO2, ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी न्यूट्रल और वीकली एसिडिक मीडियम, तो अब ये रिएक्शन दिया हुआ है भाई, कम प्रपोर्शनेशन हो गया, और क्या है, +7 और +2 वाला दिया हुआ है, तो +4 ही बनेगा, कम प्रपोर्शनेशन हो गया। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें एक और ट्विस्ट है कि ये रिएक्शन को किसके प्रेजेंस में कराया जा रहा है, Zn+2 आयंस के प्रेजेंस में, Zn+2 आयंस के प्रेजेंस में कराया जा रहा है, ठीक। अगर Zn+2 ना हो ना, तो बहुत सारे मैंगनीज के जो आयंस हैं, जो +7 में था मैंगनीज, तो बहुत सारे मैंगनीज के आयंस एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं, और वो कंपाउंड है ऐसा, Mn2O3 कहते हैं लोग इसको, Mn2O3। ये एक्चुअली में इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखिए कुछ इस तरह से, Mn+2 Mn+4O3, Mn+2 Mn+4 कॉम्पोजिशन ध्यान रखना है, और O3 दैट इज ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं, इसमें Mn+2 आयंस है और Mn+4 आयंस है। आपको याद होगा, अगर पीछे अभी कुछ साल पहले Mn3O4 के बारे में, एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, ये पूछा गया था एडवांस में, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है मैंगनीज का, ऑल्दो ये अलग है उससे, ये मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में पूछा गया था। तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड का क्या कॉम्पोजिशन होता है, ये होता है MnO डॉट MnO2, ये कॉम्पोजिशन ध्यान रखेंगे, ये Mn3O4 का कॉम्पोजिशन है, ठीक है, MnO डॉट MnO.MnO2 ये कॉम्पोजिशन। और यहां पर ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, ये एक्चुअली में Mn2O3 जैसा दिख रहा है। अगर आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये Mn2O3 जैसा दिख रहा है, और ये जो Mn2O3 है, ये एक्चुअली में क्या है, Mn+2 और Mn+4 है, और O3 है। ये कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है। आयनिक कॉम्पोजिशन दोनों का सेम है। In absence of Zn2+ ions, some Mn+2 escape oxidation through the formation of insoluble manganous permanganate। ये कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहे, +2 में थे, सभी को ऑक्सीडाइज होना था, +4 में सभी को ऑक्सीडाइज होना था, लेकिन इसमें से कुछ लोग +2 में रह जाते हैं। देखो मतलब समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कि इन सभी में से सभी को ऑक्सीडाइज होना था, लेकिन जब हम Zn+2 आयंस नहीं डालते हैं तो इसमें से कुछ लोग +2 में ही रह जाते हैं,
और +2 में रहकर कुछ ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं। ये भी बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन है। जिंक ने क्या ऐसा कर दिया यहाँ, इस पे कोई सवाल हम नहीं बोल सकते कि जिंक ने ऐसा क्या कर दिया, बस जिंक के प्रेजेंस में ऐसा हो जा रहा है। एक एजाइड आयन वाला रिएक्शन पढ़े थे ना, ट्रेसेस ऑफ एजाइड डाल रहे थे तो वो हो जा रहा था रिएक्शन, हाँ कुछ वैसे ही, हाँ बिल्कुल कुछ वैसा ही रिएक्शन Zn2+ के प्रेजेंस में होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन ये क्या रिएक्शन, हाइपो के साथ। हाँ भाई ये बात हमने पहले करी थी कि ये जो S2O3 2- इसके बारे में क्या बताए थे, S2O3 2- के बारे में कुछ स्पेशल बात पढ़े थे ना। ये ऑक्सीडाइज किस में होता है, दो केस बताए थे इसमें आपको। क्या बताए थे, एक बार अपने वो GIOC वाले नोट्स को देखो तो इसमें हाँ एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बताए थे कि ये जाता है किसमें, S4O6 2-, जिसमें से एग्जाम्पल बताए थे आयोडीन का। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बताए थे, यस सल्फर या फिर SO4 2-, कभी कभी दोनों भी। तो यहां पर KMnO4 को आप क्या मानोगे, वीक की स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग मानोगे। तो इसमें देखिए आप, ये सल्फेट में भी जा रहा है और सल्फर भी डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां पर हमने पढ़ा था। गलती से भी S4O6 2- नहीं लिख देना है विद KMnO4। KMnO4 के साथ सल्फर भी डिपॉजिट होता है, सल्फेट आयंस का भी फॉर्मेशन होता है। देन कम्स द हीटिंग इफेक्ट एंड हीटिंग ऑफ दिस। ये तो टेस्ट में भी पढ़े थे हम, लास्ट वाला जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट था कि जब इसको हीट करते हैं तो ये भी +7 का +6 और +2 और साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है, साथ में ऑक्सीजन भी निकलता है। रेड्यूस हुआ है ना ये Mn, तो कोई तो ऑक्सीडाइज होगा, तो भाई ऑक्साइड ही ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन निकलना प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर निकलना प्रेडिक्टेबल है, ठीक। अब आते हैं सिल्वर एंड इट्स कंपाउंड। ये फटाफट होंगे अभी ये चीजें, अब ये जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि सिल्वर विल्वर के जो आयंस हैं वो आपने ठीक ठाक से पढ़ लिए हुए हैं। तो मेटालिक सिल्वर की बात हो रही है। मेटालिक सिल्वर किसमें किसमें घुलता है, किसमें किसमें नहीं घुलता, क्या लगता है एक्वा रिजिया में घुल जाएगा, गोल्ड घुल जाता था, गोल्ड घुल जाता था, प्लैटिनम भी घुल जाता है एक्वा रिजिया में, लेकिन सिल्वर नहीं घुलता, ठीक है। अब आप अगर ये सब ऐसे सोचने करोगे ना कि अरे गोल्ड घुल जाता है तो सिल्वर भी घुल जाएगा, क्यों, तो हल्का है, वो तो सस्ता है ना ये सब मेंटालिटी के साथ नहीं जाना है बे, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है उसको देखना है। अभी ये गोल्ड, अभी जो सिल्वर है ना, आप एक्वा में क्या डालते हो, HNO3 और HCl, तो HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करता है Ag को, किसमें, Ag+ में, और HCl इसको क्या खिला देता है, Cl-, तो क्या बन जाता है AgCl। इतना गंदा AgCl बन जाता है कि वो फिर घुलता ही नहीं, ठीक है। इतना गंदा AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है कि वो घुलता ही नहीं। अब देखिए लिखा हुआ है इट इज नॉट डिसॉल्व्ड, क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इम्परवियस कोटिंग ऑफ AgCl ऑन द सरफेस। मतलब मेटल ऐसा ही है लेकिन इसका जो सरफेस है वो ऑक्सीडाइज हुआ, किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ, HNO3 की वजह से ऑक्सीडाइज हुआ। तो सिल्वर के आयंस जनरेट हुए सरफेस में और उसको क्या मिल गया, Cl-। तो जब Cl- मिल गया तो ये गंदा सा ऐसा AgCl का कोटिंग बन गया और ये इम्परवियस लेयर है कि इसके अंदर अब एक्वा रीजन नहीं जा पाता, तो मेटल अंदर प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। मेटल अंदर प्रिजर्व्ड रहता है, इसको कहते हैं पैसिवेशन। तो ये पैसिवेशन कहते हैं इसको, पैसिवेट हो जाता है। अच्छा, ड्राई एयर के साथ इसको कुछ नहीं होता, लेकिन H2S आएगा तो पता ही है, तो वो Ag2S में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात और समझो, सिल्वर में जब एक मात्र आप H2S डालोगे तो कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ठीक है मेरे भाई, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब तुम ऐसे करके रिएक्शन लिखोगे Ag2S, तुम ऐसे लिख दोगे Ag2S, ये केमिस्ट्री के खिलाफ हो गया कि नहीं रिएक्शन, क्यों नहीं, हाइड्रोजन चल ठीक है, H+ वगैरह आपने लिख दिया, चलो ऐसे लिख रहे हो, ये रिएक्शन सही है। Ag ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन कोई रिड्यूस ही नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो
तो ये ऐसे नहीं हो जाता कि H2S पाके हो जाएगा, तो वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन भी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करता है सिल्वर को, और फिर उसको सल्फाइड मिल जाता है। तो देखा होगा आपने, सिल्वर टार्निश होता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, चांदी की थाली वाली रखे रहती है तो वो काला काला हो जाता है कुछ दिनों में। तो वो काला किसकी वजह से हो रहा है? सिल्वर सल्फाइड की लेयर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन और H2S दोनों साथ में मिल रहा है। अब H2S भी है, कम अमाउंट में है एयर में, बट है। H2SO4, H2SO4 में डिसॉल्व हो जाएगा सिल्वर सल्फेट और SO2, नॉर्मल रिडॉक्स है, देख सकते हैं। HNO3, देखिए HNO3 में बढ़िया डिसॉल्व हो रहा है। एक्वा रीजिया में नहीं हो रहा था, बट HNO3 में हो रहा है। मर्क्यूरी का सल्फाइड क्या था? HGS के बारे में कुछ खास बात बताए थे? वो किसी में नहीं घुलता, लेकिन किस में घुल जाता है? तो वहां से ये इमेज नहीं बना लेना है कि एक्वा रीजिया तो सबको घोल देगा, इसको घोल दिया तो उसको घोल देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, स्पेसिफिक बातें होंगी। देखो सिल्वर HNO3 में घुल जा रहा है, बट एक्वा रीजिया में नहीं घुल रहा, वहां कुछ और हो जा रहा है। क्योंकि तो और ध्यान रखें कभी भी, अच्छा PBS विथ HNO3 हमने क्या याद किया था? PBS विथ HNO3 क्या याद किया था? PBO बन रहा था और साथ ही साथ Pb+2 में जा रहा था, और साथ ही साथ डिसॉल्व हो रहा था, और NO निकल रहा था ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, ज्यादातर समय NO निकलता हुआ दिखेगा आपको जब आप किसी कंपाउंड को डिसॉल्व करते हो। लेकिन जब आप किसी एलिमेंटल चीज को डिसॉल्व करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं हमेशा नहीं बोल रहा, HNO3 के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी रहेगा जहां हम HNO3 के बारे में बात करेंगे। इतना स्पेशल एसिड है ये, ठीक है, कि कहाँ NO दे रहा है, किस कंसंट्रेशन में NO2 दे रहा है, कहाँ कहाँ N2O दे रहा है, अलग अलग कंसंट्रेशन में, वो सब हम लिखेंगे। बट अभी एक थोड़ा रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए, जब भी ये मेटल वेटल को घोलता है तो NO2 देता है। ठीक, तो NO2 देता है, तो HNO3 यहां क्या दे रहा है? हाँ देखिए NO2 दे रहा है, AgNO3 प्लस NO2। देन कम्स हॉट कंसंट्रेटेड HCl। HCl इसका क्या कर लेगा सिल्वर का? सोचो क्या कर लेगा सिल्वर का HCl? सोचो सोचो, सिल्वर में मैं डाल दूं एकदम गर्मा गर्म कंसंट्रेटेड HCl, तो ये क्या करेगा? सिल्वर क्लोराइड और क्लोरीन गैस। HCl की औकात ही नहीं कि किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, ये हमेशा एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और आपको पता है कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा है क्या? सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये लाइन रटते ना, है ना? तो सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, यस इट विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बिकॉज यहां पर ये जो HCl है, एक्चुअली में जो बात वो है कि HCl एक कैसा एसिड है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। लेकिन वही जब हम H2SO4 डाल रहे थे तो घुल रहा था, क्योंकि H2SO4 के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। और जब H2SO4 उसको घोलेगा तो साथ में कौन सी गैस निकलना तय है? SO2 निकलना तय है। तो देखिए इधर SO2 भी निकल रही है, ये देखिए निकला था SO2, लेकिन यहां पर नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूट HCl E डिग्री। अब अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम को कराओगे तो चीज हो सकती है ना? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन Ag रिएक्ट्स विद दिस, बिकॉज अब कौन ऑक्सीडाइज कर देगा उसको? ऑक्सीजन, और फिर क्लोराइड मिल जाएगा, AgCl बन जाएगा। अब ये तरीका भी है। सिमिलरली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन Ag फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद NaCN। ये मेथड कहीं पढ़े हो? ड्रॉपर बच्चे बता सकते हैं, अगर पिछले साल थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कुछ किताब खोले होंगे, तो ये रिएक्शन कहाँ पर पड़ा हुआ है ये बता सकते हैं कोई? कुछ जो 12th पढ़े होंगे, मेटलर्जी जैसा चैप्टर कुछ पढ़े हैं, लीचिंग विचिंग पढ़े हैं, कुछ सुने हैं लीचिंग? चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो सिल्वर को ऑक्सीजन के साथ तो ये Ag+ बना, और भाई साइनाइड के अब तो खैर पढ़ा चुका हूं तो ये प्रेडिक्ट भी हो जाएगा, पढ़े ना अपन KCN एज अ रिएजेंट। तो साइनाइड किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है? D ब्लॉक वालों के साथ, तो Ag+ बनेगा और Ag+ के साथ साइनो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। लीचिंग में यूज होता है ये, सिल्वर के ओर्स को प्योरीफाई किया जाता है इससे, सिल्वर के ओर्स को प्योरीफाई किया जाता है इससे, क्योंकि बहुत समय ऐसा भी होता है, ऑल्दो सिल्वर अर्जेंटाइट के फॉर्म में मिलता है, Ag2S सिल्वर जो है वो अर्जेंटाइट के फॉर्म में मिलता है, बट कभी कभी सिल्वर नेटिव फॉर्म में भी मिलता है, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव। तो इसको प्योरीफाई करने का ये तरीका है,
प्योरीफाई करने का ये तरीका है। आ जाओ सिल्वर नाइट्रेट। सो सिल्वर नाइट्रेट, ऊपर की जो लाइंस हैं वो सब आप खुद से देख लीजिएगा। इट इज नोन एज कॉस्टिक लूनर बिकॉज on contact with skin it produces a burning sensation like this caustic soda with along with the formation of a finely divided silver। ठीक, सिल्वर नाइट्रेट प्रिपरेशन कैसे हो रहा है? सिल्वर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में सिल्वर डाला जा रहा है, कौन सी गैस निकल गई? NO2। आ जाइए प्रॉपर्टीज में सिल्वर नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं अपन पहले कहीं? कहाँ पढ़े हुए हैं बताइए? हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स में कितनी कैटेगरीज पढ़े थे? GIOC में पढ़े थे, शायद तीसरा लेक्चर रहा होगा। हाइड्रोलिसिस के बाद हम हीटिंग ही पढ़े थे। तो बताओ ये सिल्वर नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स में कितनी कैटेगरी पढ़े थे? अमोनियम आयन को साला तुम सबके साथ मिला दो, कुछ भी पूछे हर बार तीन पढ़े थे। ऑक्सीडाइजिंग कितना पढ़े थे बेस में? 2 पढ़े थे। कौन से 2 थे? ठीक है, ठीक बोल रही है लड़की। पहला पढ़ा था हमने सोडियम पोटेशियम, इनके साथ बिहेवियर अलग था, इनके साथ नाइट्राइट बनता था और कोई कलर्ड गैस नहीं निकलती थी, बट बाकी जो भी कैटायंस थे उनके साथ NO2 और ऑक्सीजन निकलता था, कलर्ड गैस। एग्जाम्पल पढ़ा था हमने लेड नाइट्रेट का। अबे याद रखो कि कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है, सब चीजें पहले पढ़े हुए हैं और रिपीट हो रहा है आधा से ज्यादा। लेकिन सिल्वर के केस में इसका ऑक्साइड भी सुस्त हुआ करता था। सिल्वर और मर्क्यूरी याद आ रहा है? AgO और HgO टूटकर Ag और O2 दे देता था, इसलिए देखो ये Ag लिखा हुआ है इन्होंने डायरेक्ट। तो ये सब रिएक्शन तुरंत होने चाहिए। अभी एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है, जब आप आयोडीन के साथ सिल्वर नाइट्रेट को डालते हैं तो ये आयोडीन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है कि ये आपको पता है तो पता है, प्रेडिक्ट नहीं हो पाएगा। उसमें भी कंडीशन है कि सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में होना चाहिए, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में होना चाहिए। एक्सेप्शनल रिएक्शन है, देख लीजिए, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत जरूरी नहीं। अब ये आ जाइए प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब ये पूरा हमने क्वालिटेटिव में पढ़ा हुआ है, एक बार देखिएगा, टैली करिएगा। सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं मतलब Ag+ आयंस, ठीक। कार्बोनेट येलो वाइट प्रेसिपिटेट, सल्फाइड भी वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, सल्फाइड भी ब्लैक, ये भी वाइट। देन एसीटेट भी नहीं, ऐसा क्यों हो गया, में वाइट प्रेसिपिटेट। बाइकार्बोनेट भी इसका इनसॉल्युबल होता है, ऑक्जिलेट भी इनसॉल्युबल है, नाइट्राइड भी इनसॉल्युबल है, CBI वाले भी इनसॉल्युबल है, फॉस्फेट तो सभी का येलो प्रेसिपिटेट बनाते ही थे, तो ये भी इनसॉल्युबल है। बोरेट AgBO2 ये भी वाइट प्रेसिपिटेट है, सब प्रेसिपिटेट्स हैं ये, और ये भी याद होगा, ठीक। ये ब्रिक रेड पढ़े थे और ये रेडिश ब्राउन पढ़े थे, तो ये सब क्वालिटेटिव में हो चुका है। प्रेसिपिटेट्स का कलर भी ध्यान रखना है, सिल्वर। देन ये लिखा हुआ है कि दीज हैव बीन चैप्टर 7। चलो आओ फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ सेट ऑफ रिएक्शंस, इसको देखते हैं सिल्वर के साथ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर मेटल नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट है। Ag+ आयंस आपके पास है, आपने डाइल्यूट HCl डाला, सीधे सीधे क्या होगा, AgCl, कोई दिक्कत नहीं, AgCl। एक्वा रीजिया में नहीं घुलता, ठीक, क्योंकि मेटल ही इस वजह से नहीं घुल पा रहा था। अच्छा, जिंक HCl जैसे लिखे, आपको समझ में आ जाए रिडक्शन होने वाली है, जिंक मेटल विथ HCl रिडक्शन होने वाली है। कहाँ का रिएजेंट था? वर्ल्ड फेमस रिएक्शन क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। सो क्लेमेंसन रिडक्शन है। अब ये रिड्यूस करेगा तो AgCl में जब आप ये जिंक HClH दिया हुआ है कि भाई कोई रिएक्शन है, बताओ कौन सा रिएक्शन है, तो आपके मन में सीधे आना चाहिए कि ये Ag मेटेलिक डिपॉजिट आएगा, ठीक, Ag का मेटालिक डिपॉजिट आएगा। उसके बाद जब इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको फ्यूज किया जाता है तो भी आपको सिल्वर डिपॉजिट होता हुआ मिलता है। जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको फ्यूज करते हैं, यहां पर कार्बोनेट आयन रिड्यूस होता है और इस तरह, सॉरी नहीं, कार्बोनेट ऑक्सीडाइज नहीं होता इसमें,
इसमें फ्यूज कर रहे हैं अपन, ये शायद क्लोराइड ही ऑक्सीडाइज हो जाता है बेसिक मीडियम में, शायद क्लोरीन गैस निकलती है इसमें, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन शायद क्लोरीन गैस निकलती है बेसिक मीडियम में। इसको फ्यूज करते हैं ना तो सिल्वर का ब्लैक डिपॉजिट आता है, ये रिएक्शन देखा भी हुआ है, तो ब्लैक डिपॉजिट आता है और शायद क्लोरीन निकलती है, वो 100% श्योर नहीं हो, देखना पड़ेगा। अब ये NaOH कंसंट्रेटेड NaOH डाला जा रहा है तो इट इज फॉर्मिंग Ag2O, क्योंकि बीइंग मोर इनसॉल्युबल Ag2O ये फॉर्म हो रहा होगा। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे इसको, ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, क्या पढ़े थे, प्रेसिपिटेट एक्सचेंज। अरे प्रेसिपिटेट एक्सचेंज का शायद एग्जाम्पल भी हमने यही पढ़ा था, एक बार कॉपी में लिखे हो तो चेक करो तो जल्दी से बताओ, यही एग्जाम्पल पढ़ाया था क्या, प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन, ये हमने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, GIOC में, एक बार देखिएगा, है क्या किसी के पास कॉपी जहां पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखाए थे, AB सॉल्ट प्लस CD सॉल्ट, ऐसा ऐसा करके। NaI के साथ क्या था, AgI और AgCl और NaI था, ठीक वो था, कहीं ये भी लिखा है मैंने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। देन Ag2O एंड H2O2, अच्छा ये बोल रहा है कि ये बनेगा और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिल्वर में, सिल्वर का ऑक्साइड सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉट कंडीशन से हो जा रहा होगा, एसिड बेस में लिखाया था ना यही रिएक्शन, अच्छा वो उल्टा था वो रिएक्शन, ठीक। तो Ag2O विथ H2O2 अगेन Ag प्लस रेड्यूस हो रहा है, H2O2 रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कोई नहीं। एंड देन हाँ ये सबसे स्पेशल रिएक्शन है, AgNO3 K2S2O8 के साथ क्या बना रहा है, AgO, ये रिएक्शन को थोड़ा देखा जा सकता है, बाकी ये सब नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। AgNO3, देखो ये सब पोर्शन आपके एडवांस के लिए जरूरी है, ठीक है, मेंस में वो क्रोमेट डाइक्रोमेट बस पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा, क्रोमेट डाइक्रोमेट भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो अब जब इसमें डाल रहे हैं तो ये तो भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, तो Ag प्लस Ag में तो नहीं जाएगा कि इसको ऑक्सीडाइज कर दे, तो Ag प्लस किस में चला जा रहा है, Ag+2, मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि ये क्या है, Ag+2, O2 माइनस, तो फिर वहां तो नीचे भी 2 दिखना चाहिए था, ये एक्चुअली में Ag है, Ag+3 आयन में गया है ये, ठीक है, ये किस में गया है, Ag+3 आयन में गया है। अब आपको नहीं विश्वास हो रहा होगा कि Ag+3 कैसे हो सकता है, तो ये देखिए थोड़ा Ag+3 किस तरह से है, ये AgO is expected to be paramagnetic due to D9 configuration but actually it is diamagnetic, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है AgO के बारे में, ये पता ही नहीं होता मैक्सिमम लोगों को, कहीं भी AgO देखते हैं तो पहला तो भाई वही है क्या, O2 माइनस Ag+, लेकिन अगर Ag+ है, ये Ag+ आपके पास है, मतलब Ag+2 है, Ag+2 एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, तो Ag+2 में ये कैसा होना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि Ag+2 मतलब D9, क्या था इसका S1D10 था ना, S1D10 था शायद, तो Ag+1 D10 और Ag+2 D9, तो D9 में क्या होना चाहिए था, पैरामैग्नेटिक, बट AgO पैरामैग्नेटिक नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, उसमें AgO अगर आ गया, अगर नहीं पता है तो पक्का गलत करोगे, ठीक है, तो AgO क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि वो +2 में नहीं है, वो एक्चुअली में ऐसा है Ag+1 देन Ag+3 का ऑक्साइड O2, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है Ag+3 ऐसा, लेकिन फॉर्मूला वैसा क्यों लिखा हुआ है, सिंपल कर दिया है, 2 Ag है
तो Ag 2 है और O 2 है, फिर वो इंपीरिकल टाइप उसके फॉर्मूले को लिख दिया है AgO, दैट्स इट। ठीक, तो AgO को ध्यान रखिएगा। बनता कैसे है, ये S2OH2 माइनस मार्शल्स एसिड के एनायन से सिल्वर नाइट्रेट ऑक्सीडाइज होता है और वो AgO ब्लैक बनाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्पेशली फॉर JEE एडवांस्ड। देन AgCl, अब ये ऊपर वाले रिएक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, ऑक्सीजन निकलता है, क्लोरीन नहीं निकलता। ये देखो, इसका ऑक्साइड ऑक्सीडाइज करता है, क्लोराइड आयन स्पेक्टेटर ही है। तो क्या हो रहा है, AgCl Na2CO3, ये ऑक्सीजन गैस इसमें निकल रही है। AgCl व्हेन दिस, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। एंड ग्लूकोज के साथ भी Ag2O इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन तो बायोमोलिक्यूल्स में भी पड़ा है। टॉलरेंस टेस्ट बायोमोलिक्यूल्स देते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट बिकॉज वो Ag में कन्वर्ट कर देते हैं Ag+ को। सोडियम कार्बोनेट के साथ ध्यान रखना, ऑक्सीजन निकल रहा होता है, क्लोराइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ऑक्साइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देन H2O2 के साथ प्रेडिक्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें AgO बन गया, ठीक है, और AgO की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। देन आइए जिंक के कंपाउंड्स हैं। जिंक के कंपाउंड्स हैं, जिंक के कंपाउंड बचे होंगे, इसमें थोड़े बहुत कॉपर के 1-2 कंपाउंड्स होंगे और आयरन के होंगे। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलो, अच्छे से एक एक रिएक्शन से एक एक प्रॉपर्टीज याद करना है, फिर देखना इनऑर्गेनिक में आप JEE एडवांस में फुल ऑन फुल लाओगे, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। और मेंस में तो भाई इनऑर्गेनिक में कुछ नहीं गलत होना चाहिए, बता दे रहा हूँ। चुल्लू भर पानी में डूब मरना अगर मेंस में आप इनऑर्गेनिक गलत करके आ रहे हो तो, ठीक है। पूरे का पूरा सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत होने का स्कोप ही नहीं है। आ ही क्या रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, बोनस चैप्टर मानता हूँ उसको, एकदम बोनस है बच्चों के लिए, कि जो बच्चों को भाई कुछ नहीं मिल रहा है केमिस्ट्री में, 4 नंबर नहीं मिल रहा है, तो भाई चल ठीक है, 4 क्वेश्चन बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो भी आसानी है, पढ़ने में भी ठीक लगता है, चल ठीक है, वो आसानी चैप्टर है। एडवांस के भी क्वेश्चंस देखे हो कैसे कैसे रहते हैं उसमें, हल्के हल्के क्वेश्चन। और मेंस में तो आइसोमेरिज्म पे 1-2 क्वेश्चन रहता ही है ना पेपर में, वो भी इजी टाइप्स। हाँ, वो डाइडेंटेड वाला वो, तो भाई इनऑर्गेनिक में ये हो गया। फिर हाँ, नॉमेनक्लेचर इजी पूछ लेता है। सॉल्ट एनालिसिस से ही बता रहा हूँ, 6-7 टेस्ट हैं, वही पूछेगा, उसके अलावा मेंस में कुछ नहीं पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर देखे भी होगे तो देख लेना, वही सब हो रहा होगा। एक वो रेड ब्लड कलरेशन वाले क्वेश्चंस, SCN- वाला फेरिक के साथ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है सल्फाइड का, वो वाला टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया, वो वाला टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया, ये वाला टेस्ट, ये बस जो एकदम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो गया, ये वाला टेस्ट, बोरेट का टेस्ट हो गया, वो जो फ्लेम वाला, ग्रीन फ्लेम वाला, BOMe3 होल ट्वाइस वाला, वो वाला टेस्ट। इस तरह से बस 5-6 टेस्ट आप अच्छे से करेंगे। ऐसे करना आपको मेंस के पहले पूरा सॉल्ट एनालिसिस है, कोशिश करो पूरा जितना पढ़ें सब कुछ याद हो जाए। बाकी आना यही सबों में से, गलती होने के बहुत कम चांसेस है। चलिए, तो जिंक ऑक्साइड को प्रिपेयर करने का तरीका, जिंक और ऑक्सीजन का रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट को हीट कर दिया गया, जिंक नाइट्रेट को हीट कर दिया गया। देखो जिंक नाइट्रेट की हीटिंग लेड नाइट्रेट के साथ रिजेंबल हो रही है ना, क्योंकि 2 ही क्लास तो हमने बनाया था, एक सोडियम पोटेशियम, अच्छा लिथियम कौन वाले में आ रहा था, लिथियम नाइट्रेट का क्या रिएक्शन था, LiNO3, इसकी हीटिंग क्या थी, NO2 आता था इसमें, हाँ बिल्कुल आता था। सोडियम से अलग माना गया था ना इसको, क्योंकि पोलराइजिंग पावर इसकी थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। तो ये क्या करता था, ये आपका लिथियम ऑक्साइड और NO2 और O2 इस तरह से दिया करता था, ठीक। तो ये लेड नाइट्रेट जैसा, जिंक हाइड्रोक्साइड हीट करोगे, जिंक ऑक्साइड बन गया, पानी निकल गया। ये एकदम 10th क्लास के रिएक्शन है ये। नीचे आइए, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय, प्योरेस्ट फॉर्म कैसे बन रहा है बस वो देखना है। ये ऐसे प्योरेस्ट क्यों बना उसका कोई आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली। तो जिंक सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये क्या है बे, अच्छा बाहर है, मेरे को लगा तुम लोग कुछ ऑन कियो, रुक जा बे, जाने दे उसको।
बनवाना है किसी को कुकर? जिंक सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, Zn+2 में जब भी कार्बोनेट होता है डाई सॉल्ट बनता है, ठीक। तो ये आपके पास वाइट बेसिक जिंक कार्बोनेट बना, इसको हीट करोगे। अबे जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे क्या बनता था? जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट करने पे क्या बनता था? ऑक्साइड ही बनता था। और कार्बोनेट्स की हीटिंग से क्या बनता था? क्या निकलता था कार्बोनेट्स की हीटिंग? कार्बोनेट्स की हीटिंग, सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट। वो डिकम्पोज ही नहीं होता था, थे ना सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, क्या बताया था? गल जाएगा, पिघल जाएगा, उबल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो वो था सोडियम कार्बोनेट। लेकिन जिंक कार्बोनेट तो टूटता था, जिंक ऑक्साइड और CO2 दे देता था। अबे कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल से नहीं याद आ रहा है तुम लोगों को? कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन हीट करोगे CaO+CO2, बचपना वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ भी जिंक कार्बोनेट जब हीट करोगे क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। और जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड। प्योर ही प्योर है, देखो सब तरफ से क्या मिल रहा है? जिंक ऑक्साइड। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग दिस। चलो खत्म करो, अगले रिएक्शन में आते हैं। जिंक ऑक्साइड 50 बार पढ़ चुके हो कि वाइट येलो ये हॉट और ये होता रहता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, 400 डिग्री पे सबलाइम हो रहा है, एम्फोथेरिक है। एम्फोथेरिक या रिएक्शंस पढ़ा हुआ है पहले से। ZnO रेड्यूस हो सकता है, हाइड्रोजन डालोगे जिंक और पानी अलग, कार्बन डालोगे जिंक और पानी अलग। कार्बन डालने वाला रिएक्शन कहाँ पे पढ़ा हुआ है? कक्षा 10वीं के मेटलर्जी में पढ़ा हुआ है। इसका नाम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। पहले आप पढ़ते हो कुछ कैल्सिनेशन जैसा, जहाँ जिंक कार्बोनेट को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो कैल्सिनेशन बोलते हैं उसको, और फिर उसमें कार्बन डाल के रिडक्शन किया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। स्मेल्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, जिंक निकालने का तरीका है, ठीक। इट फॉर्म्स रिमेन्स ग्रीन विथ कोबाल्ट नाइट्रेट। अच्छा अच्छा, सुना सुना तो लग रहा है। अरे अरे याद कर रहे हैं, पूछने वाले हैं अभी ये तो सामने से कि कहाँ पढ़े हैं। हाँ बताओ बताओ बताओ, रिमेन्स ग्रीन कहाँ पढ़े भाई? जल्दी बोलो। रिएक्शन भी दिख गया, ये लो। कोबाल्ट नाइट्रेट हीट करोगे तो CO दे रहा है। अच्छा ये कुछ अलग तरह की हीटिंग रिएक्शन दिखा रहा है क्या? अबे लेड नाइट्रेट जैसा ही तो है। और जब तुम इस कोबाल्ट ऑक्साइड में जब तुम जिंक ऑक्साइड डालोगे, दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे? रिमेन्स ग्रीन। कहीं पढ़े थे ऐसा कुछ? शायद पढ़े थे। Zn+2 आयंस का स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ा था हमने, है ना? क्या था? जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोबाल्ट का साइनो कॉम्प्लेक्स था K2COCN6, if I am not wrong, K4COCN6, शायद यही कॉम्प्लेक्स था हमारे पास। K4COCN6 ऐसा कॉम्प्लेक्स था। और इसमें जब हम Zn+2 आयंस इसमें आते थे तो ये कुछ Zn+2 के साथ पोटेशियम ये मिलकर ऐसा कुछ येलो प्रेसिपिटेट बनाता था। और फिर येलो प्रेसिपिटेट में हम आग लगा देते थे, इग्निटेड। जब इसमें आग लगाते थे तो ये ग्रीन कलर का रेसिड्यू बना लेता था, दैट वाज रिमेन्स ग्रीन। इस तरह से याद होना चाहिए भाई टेस्ट। मेरे को याद होना जरूरी नहीं है, तुमको याद होना चाहिए। मैं तो किताब से देख के पढ़ा रहा हूँ, कल भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? तुमको याद होना चाहिए कि एक टेस्ट एग्जाम में लिखना है। तो ये हो गया रिमेन्स ग्रीन। ये यूजेस वीजेस देख लेना बे खुद से। जिंक क्लोराइड पे आते हैं, ZnCl2। जिंक क्लोराइड की प्रॉपर्टीज, जिंक कार्बोनेट HCl, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन। ऑक्साइड विथ एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, प्रिपरेशन में कुछ नहीं। इन ऑल ऑफ अबव रिएक्शन जिंक क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज आउट एज ZnCl2.2H2O. Anhydrous ZnCl2 cannot be made by directly heating this because, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ZnCl2.2H2O को, नॉर्मली आपको जब एनहाइड्रेट्स चाहिए होता है तो आप इसको हीट कर देते हो, बट यहां पर हीट आप नहीं कर सकते, क्योंकि हीट करने से यू आर गेटिंग दिस HCl भी जो है ना, वो भी एक वोलेटाइल प्रोडक्ट है। तो यहां पर वाटर तो निकलता है, लेकिन वाटर के साथ कौन निकलता है? एक
HCl, तो इट लीव्स दिस एज योर प्रोडक्ट ZnOHCl, ऐसा कुछ बनता है। और फिर जब इसको और हीट करते हैं ना तो फिर ये HCl बाहर हो जाता है। तो HCl के होने की वजह से जब आप इसको हीट करते हो तो अल्टीमेटली आपको जिंक क्लोराइड मिल ही नहीं रहा, आपका क्लोराइड भी छोड़कर भाग जा रहा है, क्लोराइड भी छोड़कर भाग जा रहा है, तो क्या मिल रहा है आपको? जिंक ऑक्साइड। तो नॉर्मली आप जैसे कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट है, उसको आप हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीधे सीधे पानी निकल जाता है। और भी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे ना हीटिंग वाले में, एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O होता है, हीट करोगे तो एक एक कुछ कुछ कर करके निकल रहा है, 300 डिग्री पे 2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, फिर निकल रहा है, फिर निकल रहा है, तो नॉर्मली वाटर निकलता है। बट इसके केस में वाटर नहीं निकलता, क्योंकि HCl की भी निकलने की संभावना है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप ZnCl2 एनहाइड्रस बना सकते हैं। अगर आप सिचुएशंस ऐसा क्रिएट करें कि पानी हो ही ना, तो ऐसा हो सकता है। देखिए, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग वेज। आप जिंक मेटल में क्लोरीन डालिए डायरेक्ट, तो जिंक क्लोराइड बन सकता है। HCl गैस डालिए, ड्राई HCl होना चाहिए। ड्राई HCl का यूज तो आपको पता है आपने और कहाँ किया है? एसिटल, हेमी एसिटल जब बनाते हैं तब हम ड्राई HCl यूज करते हैं। अदरवाइज एसिडिक मीडियम में एसिटल्स, हेमी एसिटल्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, वापस टू एल्डिहाइड कीटोन्स। तो ड्राई HCl का वहां भी यूज हमने पढ़ा है। एंड देन देयर इज HgCl2, मर्क्यूरिक आयन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। देन प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ZnCl2 नॉर्मल रिएक्शन है, and zinc chloride with NaOH, zinc hydroxide, it forms white। अबे ये white precipitate नहीं है ना, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। ये white, ये तो soluble complex है ना यार। जिंक का जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो एम्फोथेरिक नेचर से जो कॉम्प्लेक्स बनता है soluble कॉम्प्लेक्स, और ये अमोनियकल कॉम्प्लेक्स भी कैसा कॉम्प्लेक्स है? soluble कॉम्प्लेक्स है, ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। These are soluble complexes. Then other properties have already been discussed in chapter 7. Yes. Zinc sulfate. अब कुछ नहीं है ये पढ़ाने वाले रिएक्शन, देख लीजिए। मेटल विथ एसिड, एसिड बेस, कार्बोनेट विथ एसिड एंड जिंक सल्फाइड विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स ZnSO4। एंड कुछ पैरेलल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, इस तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा है वो। देन थर्मल डिकम्पोजिशन, पानी निकल गया, एक पानी निकला, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए, फिर उसके बाद और किया, ऐसा हो गया, ठीक। अबव 800 डिग्री, ये वाला रिएक्शन थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना। जिंक सल्फेट जब आप हीट करते हैं अबव 800 डिग्री, तो अबव 800 डिग्री में आपका SO3 भी टूट जाता था, याद आ रहा है कुछ? SO3 अबव 800 डिग्री में किस में टूटता था? SO2 प्लस हाफ O2, ये बात बताए थे हीटिंग रिएक्शंस में। तो यहाँ पर अबव 800 डिग्री ये ZnO बन रहा है और साथ ही साथ SO3 टूट जा रहा है आपका SO2 प्लस हाफ O2, इसलिए वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है, ये प्रेसिपिटेशन है। बेरियम का सल्फेट भी इंसॉल्युबल है और जिंक का सल्फाइड भी इंसॉल्युबल है, तो ये हो गया आपका डबल प्रेसिपिटेशन हो रहा है यहाँ पे। आ जाइए, कॉपर का कंपाउंड है और फिर आयरन का एक आध कंपाउंड बचा होगा। आयरन के कितने कंपाउंड है? FeO है, ठीक, खत्म हो जाएगा। लेकिन यार तुम लोग ना पिछला रिएक्शन याद नहीं है, तुम लोग को ना ये मजा नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब पिछला रिएक्शन याद हो जाना चाहिए। अब बोल रहे होगे तुम लोग, साला एक ही बार तो पढ़े हैं, कैसे याद हो जाएगा? कोशिश करो ना, हो जाना चाहिए याद। अब ये तो फेमस चीज़ें याद होनी चाहिए ना यार। जैसे एसीटेट आयन का फेरिक क्लोराइड के साथ क्या होता था? बोलो 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 बंधु, तुम बोलो मंथन। फेरिक क्लोराइड के साथ एसीटेट आयन का क्या होता था? कुछ होता था? क्या होता था? बोलो बोलो। यस, फेरिक आयन का एसीटेट आयन के साथ क्या होता था? क्या था वो रिश्ता? बोल, कैसा था वो रिश्ता? बोल। फेरिक आयन के साथ कैसा था? लाल था वो रिश्ता, ठीक। रेड PPT आता था, हंस क्या रहा है वे? हाँ ठीक,
हीट करने पे पीपीटी। पहले क्या आता था, रेड कलरेशन आता था और उसके बाद फिर रेड पीपीटी बनता था। अच्छा, फॉर्मेट आयन के साथ कैसा था रिश्ता, वो भी लाल था। ठीक, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला अलग था बट था वही सब। ठीक ठीक है, याद करो भाई, थोड़ा याद करो पुराना। कॉपर ऑक्साइड, ये मेलाचाइट और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड मेलाचाइट और को जब किया जा रहा है हीट, देखो ये 2019 का सवाल है, 2019 जेईई एडवांस का ये सवाल है। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। क्या सवाल है कि हीट करने पे क्या होता है, नहीं, मेलाचाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये सवाल था। ठीक है, देख लेना, सिंगल करेक्ट। तो कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज मेलाचाइट और। हीट करेंगे तो पता ही है, ऑक्साइड पानी CO2, पता ही है, नॉर्मल। दिस इज द कमर्शियल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन। और ये रिएक्शंस भी कॉपर और ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा। कॉपर का 1 ऑक्साइड में ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड हीट करोगे कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा। कॉपर नाइट्रेट हीटिंग, लेड नाइट्रेट वाला टेंडेंसी देख लो फिर से, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है, लेड नाइट्रेट वाली टेंडेंसी, खत्म कहानी। आगे आ जाते हैं, इधर आइए। कॉपर ऑक्साइड खत्म हो गया ऑलमोस्ट। कुछ रिएक्शंस और हैं, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। एसिड बेस, ये हो गया कॉपर सल्फेट एंड H2O। अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का किसी को दिमाग में तो नहीं आ रहा है, कॉपर को कैसे डिस्प्लेस करा दिया वगैरह वगैरह, कैसे, कुछ तो नहीं आ रहा ऐसा, आया डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, कुछ ऐसा, क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो? अबे जैसे कॉपर विथ HCl क्या हो जाता था, कॉपर क्लोराइड प्लस H2 प्लस H प्लस H2। साले क्या पढ़े हो बे, ये कोई होगा रिएक्शन? यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होता है बे। अभी तो बताया HCl ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता सिल्वर को, तो कॉपर को कर देगा। तो और ये होता है क्या रिएक्शन, कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो यहां पर क्या होता था, लेकिन साथ में ये आना जरूरी था, सल्फेट का SO2 आना जरूरी था, लेकिन यहां पर SO2 आया क्या, तो ये रिएक्शन माना जाएगा? इज इट एनी काइंड ऑफ रिएक्शन? SO2 तो आया ही नहीं, कुछ गैस वैस आया ही नहीं, तो ये हो जाएगा रिएक्शन? ये भाई एक एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, ये वो रिएक्शन है। यहां पर कोई मेटेलिक स्टेट में नहीं है कि ऑक्सीडाइज करना है, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। कॉपर किस में है, +2 में ऑलरेडी है। यहां पर कोई कुछ करना नहीं है। यहां पर ये पानी बन रहा है ना, तो पानी बनने से -13.6 किलो कैलोरीज के आसपास एनर्जी रिलीज होगी। तो रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हो, वही हो रहा है। तो ये सब एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, अरे मैं नो रिएक्शन लिख देता हूं, देखो बाकी तो सब साले यस रिएक्शन लिख रहे हैं, मैं स्पेशल बन जाऊंगा, ऐसा फीलिंग कभी कभी आता है। फिर लगता है यस मैं लिखा हूं बस नो रिएक्शन। अबे समझो मेरी बात, थोड़ा ध्यान से देखा करो इनको। ऐसी वाली फीलिंग कभी कभी आती है ना, लेकिन कि कोई चीज, हाँ कि यस, हाँ आती है वाली फीलिंग, अरे अरे सब तो लिख रहे हैं, अरे अरे ये लिख दिया यस। ऐसा नहीं है बे, थोड़ा ध्यान से देखा करो, ओवर एक्साइटेड नहीं होने का। यहां पर भी वही हुआ है, यहां पर भी वही हुआ है, जबरदस्ती 3 रिएक्शंस लिख दिया है कुछ नहीं। कॉपर ऑक्साइड को हीट करोगे रेड्यूस हो जाता है कॉपर +1 में, +2 +1 में कन्वर्ट होता है। ये भी हीटिंग रिएक्शन में पढ़ाए थे। इट इज रिड्यूस टू कार्बन और हाइड्रोजन से ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये काइंड ऑफ स्मेल्टिंग बोल सकते हो। देन कम्स कॉपर क्लोराइड, कोई भी नया रिएक्शन नहीं है, एसिड बेस खत्म। अच्छा भाई, ये प्रॉपर्टीज में एक आध पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट उठ के आ सकती हैं। ये बात हो रही है कॉपर क्लोराइड की, इट इज क्रिस्टलाइज एज दिस विच इज एमरल्ड ग्रीन इन कलर, फाइन,
dilute solution in water is blue in color due to the formation of the complex CuH2O plus 4. ठीक है, ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसमें HCl डाल देंगे तो जो कलर है ना वो येलो हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड कॉम्प्लेक्स CuH2O4 में जब आप एक्सेस में क्लोराइड आयंस डाल देंगे तो ये COCl4 होल 2 माइनस ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा. Cu है, CO इसलिए लिख दिया मैंने, वो 2017 के एडवांस में एक बहुत बड़ा सवाल आया था, मैंने नहीं बताया उस दिन आपको, बहुत कम सॉल्विंग परसेंटेज गया था, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ था. वहां पर कोबाल्ट आयन था, पिंक कलर था, उसमें फिर क्लोराइड डाले थे तो कलर चेंज हो गया था, ऐसा ऐसा कुछ था वहां पर. तो ये ध्यान रखेंगे, क्लोराइड डालने पर ये क्लोरो कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कलर जो है वो येलो से ब्लू से येलो हो जा रहा है. Then the concentrated aqua solution is green in color having the following two complex ions. Concentrated solution अगर होगा तो it will be green in color because of the following two complex ions. अगर highly concentrated है तो ये दोनों चीज़ें equilibrium में रहती, और ये yellow ये blue, तो ड्राइंग क्लासेस को याद करो अपनी, net green. Then CuCl2 can be reduced by the following reducing agents. ठीक है, फाइन, ये सब reducing agent है. क्या क्या? कॉपर टर्निंग, H2SO3, जिंक, Sn+2, ये सभी क्लियर. कॉपर टर्निंग का यूज कहाँ पे किया था? नाइट्रेट में किया था, ब्राउन रिंग टेस्ट में. ओम बताएं, कॉपर टर्निंग्स का यूज कहाँ पर किया था? देखो ये अभी पढ़ा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं पिछला ऐसे ही भूल जाना है, पिछले को तो हर पग पे पिछला पूछते जाएंगे आपसे. चलिए बताइए. बोलो मुकुल, कहाँ यूज किया था यार ये कॉपर टर्निंग का? नहीं याद आया? अच्छा तू बोल बेटा, नहीं याद आया? तेरे को भी नहीं याद आया? तेरे को याद है? बता. गलत होगा कोई बात नहीं, वे बोलो तो मुंह तो खोलो, बोलो. वो करते थे तुम स्कूल में, कियो, इसलिए तुमको थोड़ा थोड़ा याद है अपने कर्म कांड. तुम बताओ, नहीं याद है तेरे को? अबे नाइट्रेट आयन था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे, तो क्या नाइट्रेट का कुछ होता था इससे? ऐसा कुछ डालने से कुछ नहीं होता था? पक्का? नाइट्रेट आयन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते थे, पक्का कुछ नहीं होता था? कल नेट से बर्बाद करी नाइट, नेट से बर्बाद करी नाइट, तो नाइट्रेट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजर, कुछ ऐसा कुछ था ना? तो वो जहां तक मुझे याद आ रहा है वो H2SO4 को ऑक्सीडाइज कर देता था. वो कैसे हो सकता है? ऑक्सीजन में नहीं जा सकता. हाँ, तो शायद ये ऑक्सीजन में जाता था, और वो किस में जाता था? NO2 में जाता था. तो फिर वो ब्राउन कलर आती थी, और फिर वो ब्राउन कलर को और इंटेंसिफाई करने के लिए कॉपर टर्निंग डाल देते थे उसमें. ठीक है, कुछ ऐसा था वो. देखो बे, मेरे को याद है, तुम लोग को याद नहीं आ रहा है. रुको मैं एक बार ना पीछे जाके दिखाता हूँ कहाँ पर था वो पेज याद करोगे ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद. ये देखो, वो पेज याद करोगे तब याद आएगा. नाइट्रेट आयंस में था, ये देखो, ये नाइट्राइट रेडिकल था, फिर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड पढ़े थे शायद, फॉर्मेट एसिड, ये वीक एसिड वाले, फॉर्मेट के स्पेसिफिक टेस्ट पढ़े थे. ये क्लोराइड ब्रोमाइड आया, इसके साथ बाद था नाइट्राइट, ये नाइट्रेट था. देखो बेटा, पहला ही दिखा, अब तो याद आएगा ही. ये तो नाइट्राइट H2SO4, NO2 और क्या दे रहा है? H2SO4. अरे कैसे ऑक्सीडाइज हो सकता है? ऐसे नहीं बोलना है बे,
तो ऑक्सीजन मिला और इसके बाद कॉपर डालने से नाइट्रेट आयंस और रिड्यूस होने लग रहे हैं, तो NO बन रहा है, फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वो अल्टीमेटली NO2 बन के इंटेंसिफाई हुआ करता था। ठीक है, एक सेकेंड, डी ब्लॉक। चलिए रिड्यूस हुआ, ठीक है, कॉपर सल्फेट की बात है। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन कुछ खास नहीं, ये भी नॉर्मल रिएक्शंस। H2SO4 ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है तो SO2 नहीं आ रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ है तो SO2 नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। डाइल्यूट H2SO4 के साथ नो रिएक्शन हो रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड की प्रॉपर्टी थी ऑक्सीडाइज करने की, डाइल्यूट की नहीं। देन ये सीक्वेंस पहले पढ़ चुके हैं, कॉपर सल्फेट, इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सल्फेट आयन कैसे कैसे करता है वो चीज़ ध्यान रखेंगे। आ जाइए आयरन कंपाउंड्स में, एक दो कंपाउंड्स हैं, 10 मिनट और। सो FeSO4.7H2O कैसे बन रहा है, Fe स्क्रैप प्लस H2SO4 गिव्स दिस, ये तो हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि E डिग्री वैल्यू आयरन की पॉजिटिव है और H प्लस H2 की 0 है, और E डिग्री वैल्यू आयरन Fe+2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है Fe+2। अरे कल ही तो पढ़ाए थे, ये पॉजिटिव थी, 2 से 3 वाली नेगेटिव थी, लेकिन थोड़ी कम नेगेटिव थी, ऐसे ही था कुछ, हाँ। और M+2 में किसी सभी का पॉजिटिव था क्या, सिर्फ कॉपर का नेगेटिव था, बाकी सबका पॉजिटिव था, ठीक है, हाँ। चलो, देन फ्रॉम किप्स एपरेटस वेस्ट FeS डाइल्यूट H2SO4, याद आ गया, ये भी रिएक्शन पढ़े थे, H2S गैस बनाने वाला। एंड देन FeS2 में अगर आप ऑक्सीजन डालेंगे, FeS2 क्या है एक्चुअली में, ये आयरन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको, दिस इज एक्चुअली Fe+2 एंड S2 2-, ठीक है, जैसे पर ऑक्साइड होता है वैसे ये डाइसल्फाइड है, ठीक, S2 2-। इसको भी ऑक्सीडाइज किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सल्फेट में चला गया है और आपको FeSO4 मिल रहा है। कुछ रिएक्शन अगर मेरे को ऐसा दिखेगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग है, जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आपको बता दूंगा। मैक्सिमम रिएक्शंस नॉर्मल ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। FeSO4 पानी के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, फेरिक में चला गया, ठीक। हीट कर रहे हैं एनहाइड्रस हाई टेम्परेचर में, फेरस सल्फेट हीट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद आया भाई कुछ, कहाँ पे पढ़े थे, हीटिंग ऑफ सल्फेट्स। अब हीटिंग ऑफ सल्फेट्स के अंदर कुछ कैटेगरी बनाए थे क्या, बिल्कुल ऐसा ही कुछ था वहां पर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, जैसे SN के केस में पढ़ा था, SN का सल्फेट जब +2 से +4 जा रहा होता था, या फिर ऐसा बताया था मैंने X से X+2 जा रहा होता था, तो भरपूर ऑक्सीडेशन हुआ, तो भरपूर ऑक्सीडेशन मतलब भरपूर रिडक्शन, तो पूरा सल्फेट किस में रिड्यूस हुआ, SO2 में। लेकिन जब X से X+1 जा रहा हो तो हल्का हल्का ऑक्सीडेशन, ये एक टपोरी तरीका है बट याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसा हर जगह नहीं होता। तो X से X+1, तो ये हल्का हल्का ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन भी हल्का हल्का, तो थोड़े थोड़े SO2 में कन्वर्ट और थोड़े थोड़े बच गए जो कि SO3 में, तो इसलिए यहाँ पर SO2 SO3 दोनों आता है। पिछले 10-15 साल में देखना ये रिएक्शन कितनी बार पूछा गया, गिनते गिनते थक जाओगे, ठीक है। FeSO4 हाई टेम्परेचर, SO2 SO3 दोनों बहुत बार पूछा गया। चलिए, एक्वा सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस हो रहा है भाई, ये सब तो आयनिक में इसका बाप पढ़ चुके हो, क्या छोटे मोटे हाइड्रोलिसिस। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, Fe+2 Fe+3 जाने की टेंडेंसी है,
ये डायरेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई क्या Fe+2 वाले में? हाँ ठीक है, यहाँ पर एक बात ऐड होगी। Fe+2 HgCl2 के साथ Hg2Cl2 में जा रहा है, ठीक है, ये ऑब्वियस है, फेरिक में गया और ये रिड्यूस हुआ है। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ FeCl2 it does not turn Hg2Cl2 into metallic as in case of SnCl2, एडिशन ऑफ SnCl2। तो SnCl2 ऊपर तो नहीं ऐड करा हुआ है, यहाँ पर ये बता रहा है कि Hg2Cl2 की बारे में जब बात करते हैं तो इसके पास टेंडेंसी आपको पता है क्या है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्सेटिंग लाइगेंड वगैरह आता है तो ये किस में कन्वर्ट होता था? ये कन्वर्ट होता था आपका Hg मेटल में। अब यहाँ पर बोल रहा है कि फेरिक क्लोराइड के पास इतनी शक्ति नहीं है कि इसको ये Hg मेटल और Hg+2 में कन्वर्ट कर पाए, लेकिन अगर दूसरे कोई क्लोराइड्स डालोगे जैसे SnCl2 तो ये कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, देख लेना, ये एक पॉइंट आया अलग सा थोड़ा। डबल सॉल्ट्स बना रहा है, कौन सा सॉल्ट है? मोर सॉल्ट है, ठीक। कुछ हाइड्रेट्स है, ग्रीन विट्रॉल नाम दिया हुआ है, एप्सम सॉल्ट, वाइट विट्रॉल नाम दिया हुआ है, ठीक। आइए आयरन ऑक्साइड, ऑक्जिलेट को हीट करोगे तो CO, CO2 और FO निकलता है। ये भी रिएक्शन आपने हीटिंग में पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। इट इज़ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड ऑन कूलिंग स्लोली इट डिस्प्रपोर्शनेट इनटू Fe2+ एंड Fe। हाई टेम्परेचर में FeO स्टेबल है। ये पॉइंट आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा जब आप ब्लास्ट फर्नेस पढ़ेंगे, तो अभी इस पॉइंट को आप थोड़ा इग्नोर ना करें, थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब आप ब्लास्ट फर्नेस पढ़ोगे आयरन को निकालने का तरीका, तो आपको ये पॉइंट काफ़ी यूज़ आएगा कि FeO इज़ हाईली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, टेम्परेचर कम पड़ती है तो ये Fe3O4 और ये Fe में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है एक तरह का। प्रॉपर्टी FeO की। देन कम्स द लास्ट सेक्शन, FeCl2 के बारे में कुछ बातें। Fe+HCl फॉर्म्स FeCl2, FeCl3 विथ H2 रिडक्शन हो गया ऑब्वियसली, +3 से +2 डन। प्रॉपर्टीज हैं, FeCl2 ऑक्सीजन के साथ Fe2O3, पानी के साथ, अच्छा ये भाई ये भी रिएक्शन, स्टीम के साथ FeCl2 का रिएक्शन, तो स्टीम के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है तो फेरिक आयन में कन्वर्ट होता ही है। Fe+2 फेरिक आयन में कन्वर्ट होता है, लाइक दिस। क्या आयरन रिएक्ट करता है क्या पानी के साथ? आयरन विथ पानी रिएक्शन होता है? आयरन विथ पानी होता है, विदाउट ऑक्सीजन, रस्ट विदाउट ऑक्सीजन। आयरन विथ पानी होता है, होता है, ठीक है। जब आप रेड हॉट आयरन लेंगे और इसको स्टीम में डाल देंगे तो आयरन और पानी का रिएक्शन है, ठीक है। क्या करेंगे? रेड हॉट आयरन और स्टीम, तो आयरन और पानी का रिएक्शन है। शायद मिक्स्ड ऑक्साइड ही बनता है, Fe3O4 ही बनता है, बट देख लेता हूँ, बट मिक्स्ड ऑक्साइड ही बनता है। स्टीम के साथ रिएक्शन ना मिक्स्ड ऑक्साइड ही बनता है, हाँ Fe3O4 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन है भाई, इट फॉर्म्स Fe3O4। और Fe3O4 बन रहा है, कुछ गैस वैस निकलेगा, निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए गैस वैस कुछ? अबे अब ऑक्सीडाइज हुआ है तो कुछ तो कर दो, थोड़ा हाइड्रोजन वाइड्रोजन निकाल लो, ठीक है। हाइड्रोजन निकलना बिल्कुल निकलेगा भाई, हाइड्रोजन निकलेगा। अरे नॉर्मल रिएक्शन है। अब जैसे मैं लिखूंगा ना सोडियम विथ वाटर, तो तुम साला लिख लोगे रिएक्शन। अब तुम लिख लोगे कि हाँ सोडियम विथ वाटर, हे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन साला जब मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो फिर लगेगा अरे अरे कुछ अलग है। भाई थोड़ा जनरलाइज करना थोड़ा बहुत सीखो ना यार, ये हाइड्रोजन। बट यहाँ पर हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है? ऐसा बोल दिया जाता है कि जब लिक्विड वाटर हो तब हाइड्रोक्साइड बनाते हैं,
और जब स्टीम हो तो लिखते समय क्या लिखते हैं उसमें, ऑक्साइड लिखते हैं, ठीक है। तो स्टीम है इसलिए ऑक्साइड लिखा, ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ भी ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन ही, बट वो थोड़ा मुश्किल से हो रहा है। H2 इज इवॉल्व ऑन हीटिंग विथ पानी के साथ, हाँ भाई अब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो H2 तो निकलेगा ही निकलेगा। इट कैन एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म्स, दीज आर द हाइड्रेटेड फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट कलर्स, पढ़ने वाली बात है, ठीक है। और फिर कहाँ कहाँ यूज होता है वो सब लिखा हुआ है, यूज छोड़ो, खत्म करो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म, इस तरह से पढ़ना है इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स फिनिश, ठीक है, चैप्टर भाई खत्म। तो एफ ब्लॉक भी है ना सिलेबस में, एफ ब्लॉक भी है, अब उसमें क्या ही पढ़ाएंगे, वो एनसीईआरटी देख लेना एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक में कोई रिएक्शन होगा नहीं, कुछ नहीं है उसमें, होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सीरियम के बारे में एक दो बातें, ठीक, और वही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, देख लेना, एफ ब्लॉक एलिमेंट देख लेना, कुछ उसमें कुछ नहीं पढ़ाने।